सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ कॉइनिंग ड्रैगन। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर तुमने इससे पहले का ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा है तो गाइस जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और उसमें मैंने एक साथ 2.5 एपिसोड को कवर किया है। सो यार प्रॉब्ली इस वक्त सबसे पहले स्टोरीज को मैं ही कवर कर रही हूँ, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। ये मत सोचना कि हाँ यार ये ओल्ड एपिसोड होगा, नहीं भाई, दिखने में 25 मिनट का है लेकिन उसमें 2.5 एपिसोड कवर है जो कि काफी डिटेल में मैंने बनाया है। तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुमने नहीं देखा है तो। और अगर चैनल पे नए हो, पहली बार मेरी वीडियो को ओपन कर रहे हो तो यार जाके देख लेना, क्योंकि तुमने 1.5 एपिसोड मिस कर दिया है। तो प्रीवियस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। अगर मेरे होमीज हो और वीडियो देख चुके हो तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में हम लिली को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपने तलवार के जरिए से सभी लोगों को निपटा रहा था। और यहाँ पे जितने भी फ्लाइंग ड्रैगन थे ना, उन सभी को वो बहुत इजीली स्ले कर पा रहा था। अब तभी यहाँ पे हम लिली को देख पाते हैं जो कि सीधा उनमें से एक बीस्ट के ऊपर सवार हो जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि तेजी से वो उसे कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान जो बाकी के फ्लाइंग बीस्ट है ना, वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उसके ऊपर काफी सारे फायर अटैक्स किए जाते हैं, लेकिन लिली सभी से बहुत ही डट के सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये थोड़ा आगे निकल चुका था, लेकिन ये जो बाकी सारे बीस्ट थे ना, ये इसका पीछा थोड़ी छोड़ने वाले थे। स्पेशली वो जो रैंक 8 के बीस्ट थे वो उड़ते हुए इसके पीछे आ रहे थे। अब तभी लिली इनकी तरफ एक वाइंड स्लैश अटैक करता है, जिसके चलते वो थोड़ी देर के लिए दूर हट जाता है, लेकिन ये वापस से आ जाता है। लिली समझ चुका है कि नहीं, इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए ही हराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ऊपर से जिस ग्रीन ड्रैगन के ऊपर ये सवार था ना, ये भी अब हिचकोले मारना शुरू कर देता है ताकि लिली को गिरा पाए। लेकिन लिली अपने उसी फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर इन सब के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टोर्नेडो भी बना देता है सिर्फ यहाँ पर अपने स्वॉर्ड की मदद से। और भाई बिल्कुल जो भी आता है ना, कुचल के रख देता है। तभी ऐसे ही करते कराते काफी सारे ड्रैगन्स को ये स्ले कर चुका था। और जिसके बाद जो आखिरी वाला था, यानी कि ये जो ग्रीन कलर का, यहाँ पे इसे भी वो निपटा देता है। और यहाँ पे जैसे ही जमीन पे ये गिरता है तो यहाँ पे बड़ा वाला डायनासोर अब उसके ऊपर हमला करने आता है। लेकिन लिली अपने वाइंड मैजिक का यूज करते हुए जैसे तैसे करके उसकी नेक के पास पहुंचकर अपने डैगर को ना सीधा उसकी गर्दन पे घुसा देता है। और जिसके बाद इसका खेल भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फायर लेजर्ड था ना, उनमें से एक वो बच के निकल जाता है। अब बेबी कहने लगता है कि बॉस इसे तो कुचलना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लिली उसे कहता है कि हमें पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अब ये लोग हमारे लिए बिल्कुल भी खतरे की बात नहीं है। अब यहाँ से कहते हुए वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाइस सीन शिफ्ट होता है। अब जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे और अर्न्स अकेडमी के भी जो स्टूडेंट्स थे ना, वो आपस में यही बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब सभी लोग यहाँ पर ना बड़े चर्चे कर रहे थे लिली के। तभी उनमें से एक बंदा अपने दोस्त से पूछने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, आखिर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं और आखिर यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है। जिस पे दूसरा बंदा बताने लगता है कि तुमने सुना नहीं कि लिली ने एक ऐसा स्कल्पचर बनाया है जो कि काबिलिय तारीफ है और जिसके चलते सारे लोग उसे देखने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि आखिर इसमें ऐसी क्या खासियत है। अब वो कोई महान स्कल्पचर थोड़ी है, कोई नॉर्मल सा बंदा है और जिसने की नॉर्मल सी स्कल्पचर को बनाया होगा। अब ये कहते हो ये लोग भी आगे जाते हैं। तभी यहाँ पे जॉर्ज से यहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम यहाँ पे हमें क्यों बुला के लाए हो, और ये तो बस एक स्कल्पचर है ना, तो आखिर तुमने इतने बड़े कर्टन से इसे ढक के क्यों रखा है, जैसे कि भाई ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट हो और बस पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाला है। हाँ चलो भैया इसे उतारो और हमें देखने दो। जिस पे जॉर्ज कहने लगता है कि नहीं, माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि लिली से हमने प्रॉमिस किया है कि हम इस स्कल्पचर को सीक्रेटली रखेंगे और किसी को नहीं दिखाएंगे। इसे प्रोटेक्ट करने का हमने प्रॉमिस किया है, तो हमें दूसरों की नजरों से भी तो इसे बचाना होगा ना। अब तभी यहाँ पे डैनियल इन लोगों को पीछे करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे जॉर्ज बताता है कि एक बार वो आ जाए फिर शायद हम तुम्हें दिखा सकते हैं। अब तभी यहाँ पे वो दूसरा बंदा आता है और कहने लगता है कि जरा हटो, मैं भी तो देखूं कि आखिर लिली ने ऐसा क्या बनाया है जिसके चलते भाई यहाँ इतने चर्चे हो रहे हैं। अब तभी एक टकला वाला पर्सन भी कहने लगता है कि हाँ हमें देखना है, वैसे भी एक स्टूडेंट का काम है, इतना ही क्या खास होगा कि तुम लोगों ने बिल्कुल पर्दे लगा के ऐसे ढांक के रखा है। अभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ बड़े बड़े जो स्कल्पचर्स होते हैं वो भी इतना ज्यादा दिखावा नहीं करते जितना ये कर रहा है। इवन की जो डायरेक्टर माया है ना, उनके स्कल्पचर्स भी बहुत कमाल के होते हैं। अब यहाँ पे जैसे डायरेक्टर माया की ये लोग बात करते हैं ना, तभी यहाँ पे डायरेक्टर माया ऑलरेडी यहाँ पे जॉर्ज और डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज क्या मैं स्कल्पचर को देख सकता हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्टर माया को देखते साथ ही ना ये सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो वही है। अब यहाँ पर ये सुनकर जॉर्ज और डैनियल भी हैरान थे। तभी डायरेक्टर माया कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे देखने दो, मैंने ऑलरेडी उसके काम को बहुत सराहा है, इसीलिए मैं इसे देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो डाउसन है वो आगे आता है और कहने लगता है कि अरे अब जब आप कह रहे हैं तो आप वो थोड़ी मना कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हो। अब ये कहते हुए वो सीधा उस कर्टन को ना उस स्कल्पचर से हटा देता है, जहाँ पर एलिस की खूबसूरत सी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जैसे ही स्कल्पचर को सब देखते हैं ना, इनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टर माया समेत सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। वो बंदा जो अब तक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो तो खुद को थप्पड़ तक मारता है और कहने लगता है कि नहीं शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी यहाँ पर वो बर्डमैन आ जाता है और कहने लगता है कि सर हटो, मुझे देखना है। अब तभी यहाँ पे वो डैनियल और जो जॉर्ज है इनके पास आ करना इन्हें अपना कार्ड देता है और कहने लगता है कि प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज प्लीज ये जो स्कल्पचर है प्लीज इसे मुझे बेच दीजिए प्लीज। यहाँ पर जैसे ही सभी लोग ये सुनते हैं ना, वो लोग और शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई बड़े बड़े दिक्कत जो स्कल्पचर्स होते हैं
वो लोग तक इसे बाय करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसकी असली नजर होती है ना वो तो बस इसे देखता ही रह जाता है। हाँ जी, डायरेक्टर माया वो यहाँ पर इसके 360 डिग्री व्यू लेता है, हर एक छोटी छोटी चीजों को देखता है और जितना ज्यादा देखता है उतना ही ज्यादा लिली से वो और ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। वो इतना समझ चुका है कि लिली कोई ऑर्डिनरी स्कल्पचर तो हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे जो डायरेक्टर माया है वो इमीडिएटली कहने लगते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि वो एक ट्रू जीनियस है। एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें ग्रैंड मास्टर प्रोलुक्स का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगा नहीं था कि ऐसे वर्ल्ड में कोई दूसरा उनके जैसा ही उनको टक्कर देने वाला जीनियस पैदा हो सकता है। अब ये सुनकर तो सबके सब बिल्कुल दंग रह जाते हैं। तभी यहाँ पे डैनियल कहने लगता है कि डायरेक्टर माँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी नजर में ये जो स्कल्पचर है ये आखिर किस रैंक का होगा? जिस पे वो कहने लगते हैं कि मैंने अभी तक इसको पूरी तरीके से जांचा नहीं है, लेकिन जितना अब तक देखा है, अब तक मैंने जाना है, उसके हिसाब से जो टॉप 10 स्कल्पचर्स हैं ये उन्हें टक्कर दे सकता है। ये सुनकर डाउसन और डैनियल दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और तभी खुशी के मारे एक दूसरे के साथ हाई फाई करते हुए कहते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ सिर्फ हमारा थर्ड ब्रदर ही कर सकता है। यहाँ पे तभी वो जो टकला था ना वो खुद को बहुत चांटे मारता है और कहने लगता है कि यार काश मैंने इसमें कमी निकालने के बजाय चुपचाप इसे तभी बाई कर लिया होता। अब बाकी के स्टूडेंट्स ना वो जब ये सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ चुके थे और वो लोग यही बात कर रहे थे कि क्या वाकई में ये टॉप 10 स्कल्पचर्स को टक्कर दे सकता है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे गाइस जो मेजॉरिटी लोग थे ना वो लोग यहाँ पे डायरेक्टर माँ की बात सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस हो चुके थे और उन्हें पता है कि ये कोई यूं ही तो बात नहीं बोलेंगे ना। अब प्रोलुक्स गैलरी को मैनेज करने वाले मैनेजर यहाँ पे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसे काम हमारे प्रोलुक्स गैलरी बहुत अच्छे से करती है, तो क्या लिली की तरफ से आप में से कोई हमें इजाजत देगा कि हम इस स्कल्पचर को हमारे गैलरी में रखें ताकि ये हमारी गैलरी की शोभा बढ़ाता रहे? पर सच बताऊं तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तो बताइए आखिर आप इसकी कितनी कीमत चाहते हो? तभी यहाँ पे डाउसन कहने लगता है कि माफ करना, आपको इंतजार करना होगा, ये फैसला वही कर सकता है। तभी यहाँ पे लिली की आवाज आती है और वो कहता है कि नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे लिली को सही सलामत देखकर उसके भाई और दोस्त तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये बेचना क्यों नहीं चाहता। तभी मैनेजर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर क्यों? पर तभी वो थोड़ा झिझकता है और कहता है कि ठीक है, अगर बेचना नहीं चाहते तो फिर एग्जीबिशन के बारे में क्या ख्याल है? इसमें तो तुम्हें कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। जो उसमें लिली कहता है कि माफ करना, लेकिन अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम को मैं अभी किसी के सामने पेश नहीं करना चाहता। अब जैसे ही वो ये सुनकर कुछ कहने वाला था तभी यहाँ पे डायरेक्टर माँ कहने लगता है कि मैं समझ गया लिली, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा इरादा बदल जाए तो हमें याद जरूर करना, हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। अब लिली भी उनका शुक्रिया अदा करता है। इसी के साथ यहाँ पे जब सारे भाई आपस में बैठकर खा पी रहे थे तभी यहाँ पे डाउसन से वो पूछने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें वो स्लॉटर स्वॉर्ड मिली, वो वॉर ब्लेड स्लॉटर? जिस पे वो कहने लगता है कि नहीं, फिलहाल तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म जरूर करूंगा। अब तभी यहाँ पे सभी लोग खा पी रहे थे और इस दौरान डैनियल बताने लगता है कि वैसे थर्ड ब्रदर तुम्हें पता है वो जो दाइशी है ना बहुत ही जल्द रैंक 6 का जो मेज टेस्ट है उसे देने वाला है। यहाँ पे ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे जॉर्ज बताने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद जो अंकल हिलमैन है वो आए थे, उन्होंने मुझसे तुम्हारा पूछा तो मैंने बता दिया कि तुम बीस्ट माउंटेन रेंज की तरफ गए हो, जिसके बाद वो चले गए। अब यहाँ पे अंकल हिलमैन का सुनकर लिली खुद भी शॉक्ड था कि आखिर वो इस वक्त यहाँ पे क्यों आए होंगे। तभी वो जॉर्ज से पूछता है कि क्या उन्होंने जाने से पहले कुछ कहा, जिस पे वो कहने लगता है कि जाहिर है तुम न्यूयॉर्क पे घर नहीं गए तो शायद उन्हें लगा होगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए बस तुम्हें चेक करने के लिए यहाँ पे आए थे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब तभी लिली को एहसास होता है कि वाकई में उसने घर कुछ ज्यादा ही जल्दी छोड़ दिया था। अब तभी उसे एहसास होता है कि उसे अपने फादर को जाकर सबसे पहले अपने ड्रैगन ब्लड लाइन की जो अवेकनिंग की खबर है ना इसको सुनाना चाहिए कि अब उनका बेटा एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन चुका है और वो कितना ज्यादा खुश होंगे। साथ ही जब पूरे टाउन को पता चलेगा तो वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। यहाँ पर लिली ठान चुका है कि उससे जाके अपने घर वालों को सारी बात बताएगी, लेकिन ये जानता है कि यहाँ पर भी उसके कुछ अपने हैं जिन्हें कि उसे सबसे पहले ये खबर बतानी चाहिए और वो लोग भी उतना ही ज्यादा खुश होंगे। तो वो इमीडिएटली अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और यहाँ पे इन तीनों से कहने लगता है कि मैं तुम तीनों से कुछ कहना चाहता हूँ और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। पर तभी सडनली उसे कुछ फील होता है और वो सोचता है कि नहीं, ये वक्त सही नहीं है बताने का। तो वो उन्हें बात घुमाते हुए कहने लगता है कि असल में मैंने डिसाइड किया है कि जो रैंक 6 का मेज टेस्ट है मैं भी इसे दूंगा और सिर्फ यही नहीं, मैं ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई करूंगा। ये सुनकर तीनों के होश उड़ चुके थे कि ये बोल क्या रहा है। अब तभी यहाँ पे फाइनली वो दिन आ जाता है जब यहाँ पे रैंक 6 का मेज टेस्ट होने वाला था और तभी दाइशी यहाँ पे अरीना में आ चुका था और सारे एल्डर्स भी मौजूद थे। उनमें से एक एल्डर बताने लगता है कि एक बात याद रखना, ये जो रैंक 6 का टेस्ट है ये कोई ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो जो फैसला लेने जा रहे हो सोच समझ के लेना, क्योंकि अगर तुम राजी हो जाते हो ना तो यहाँ पर हम एक रैंक 6 के फैंटम बीस्ट को समन करने वाले हैं। जिसमें दाइशी बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ और मैं यहाँ पर एक बीस्ट से नहीं बल्कि मैं 4 बीस्ट से फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सबके और होश उड़ जाते हैं। इवन कि जो यहाँ पे एल्डर थे वो कहने लगते हैं कि क्या तुम सीरियस भी हो? जिसमें वो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं इससे बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा, आपसे जितना कहा आप उतना करो। इवन कि जो यहाँ पे सीनियर एल्डर थे वो कहते हैं ठीक है फिर 4 बीस्ट को यहाँ समन किया जाए। जिसके साथ ही
यहाँ पे देख पाते हैं कि सारे के सारे एल्डर्स मिलकर एक पोर्टल को फॉर्म करते हैं जिसके अंदर से चार बहुत ही खतरनाक फैंटम बीस्ट यहाँ बाहर आते हैं और ये लोग आते साथ ही यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से दहाड़ मारते हैं कि सबके कान दुख उठते हैं और ये लोग कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि एक साथ चार फैंटम बीस्ट था। ये लड़का इंसान भी है या कोई मॉन्स्टर। अब यहाँ पे हम दाइशी को देख पाते हैं जहाँ पर वो हल्का सा इंजर्ड हो चुका था क्योंकि आते साथ ही एक बीस्ट ने इसके ऊपर हमला किया था, लेकिन तभी वो यहाँ पे अपने पावर्स को गैदर करते हुए इनके ऊपर हमला करने के लिए चाहता है। अब यहाँ एल्डर बताने लगते हैं कि न जाने आखिरी बार हमने कब देखा था कि एक साथ चार फैंटम बीस्ट को यहाँ समन किया गया था। आखिरी बार जिसने किया था वो तो असल में ये कहते हुए वो सीनियर एल्डर की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ दाइशी बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो फैंटम बीस्ट थे ना ये कोई मामूली चीज थोड़ी थे। यहाँ पे उसके शोल्डर पे ये लोग इंजरीज भी कर देते हैं और ये बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। वो समझ चुका था कि उसने इन लोगों को अंडर एस्टिमेट किया है, जिसके बाद दाइशी सोचने लगता है कि आखिर उससे क्या करना चाहिए और एट दी एंड वो यही डिसाइड करता है कि उसे उस फॉरबिडन मूव का यूज करना ही होगा, जो कि उसके लिए तो रिस्की है लेकिन इसके लिए इस वक्त अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पर अपनी वाइंड एलिमेंट की मैजिक का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़े टॉर्नेडो को क्रिएट करता है। ऑलमोस्ट इसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी और यहाँ बवंडर बनते साथ ही जितने भी बीस्ट थे ना वो एक साथ सभी को अपने अंदर समेट लेती है और अगले ही पल ये लोग इंजर्ड होते हुए नीचे जा गिरते हैं। यहाँ पे तभी सभी लोग ये थे कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब यहाँ पे सीनियर एल्डर बताने लगते हैं कि उसने 4 फैंटम बीस्ट का सामना किया है और उसने एक स्पेल को भी कास्ट किया, जिसका मतलब ये है कि ये पास हो गया। अब यहाँ पे जैसे उसके पास होने की अनाउंसमेंट होती है पूरा एरिना उसकी आवाजों से गूंज उठता है। यहाँ पे उसके जितने सपोर्टर्स थे सभी लोग दाइशी का नाम ले लेकर उसे चीयर करते हैं कि वाकई में ये अर्न्स्ट इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा जीनियस है, क्योंकि इस जनरेशन में आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं जो कि एक साथ 4 फैंटम बीस्ट का सामना कर सके। यहाँ पे लड़कियां तो उसके ऊपर फ्लैट हो चुकी थी। एक लड़की ये कहती है कि यार ये कितना कूल है, मुझे पूरा पता है कि मैं इससे शादी जरूर करूंगी, लेकिन दाइशी की सिस्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। उल्टा वो तो लिली को देख रही थी जो कि अब अरीना की तरफ बढ़ रहा था और तभी वो उसे रोकते हुए कहती है कंपटीशन के लिए गुड लक। यहाँ पे डेलिया को इतना ज्यादा चीयर अप करता हुआ देखकर लिली बहुत ज्यादा खुश था और वो उसे गुड लक भी कहती है। यहाँ पे लिली उसका थैंक्स कहते हुए चला जाता है। तभी यहाँ पे दाइशी भी आ चुका था। अब जैसे ही दाइशी लिली को देखता है ना तो वो उसे वार्न करते हुए कहता है कि इन बीस्ट से थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब लिली हाँ में जवाब देते हुए बैटल अरीना की तरफ पहुंच जाता है। अब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि शायद ये एक बीस्ट का सामना करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही एल्डर कहने लगते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे लिए एक रैंक 6 के फैंटम बीस्ट को समन करने वाले हैं, पर लिली तभी अपना हाथ दिखाता है। अब ये देखकर इनको लग रहा था कि ये 4 बीस्ट को समन करने की बात कर रहा है। वो कहने लगते हैं कि क्या 4? तुम पागल हो चुके हो, देखो दाइशी की बात अलग है, तुम दाइशी नहीं हो। तभी यहाँ पे लिली कहने लगता है कि मैं 4 की बात नहीं कर रहा, मुझे 10 बीस्ट चाहिए। ये सुनकर सबके होश उड़ चुके थे, इवन की जो सीनियर एल्डर है वो तो जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी वो कहने लगते हैं कि लगता है कि आज का मेरा दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे तभी जो एल्डर थे वो कहने लगते हैं कि तुम समझ रहे हो ना 10 बीस्ट मतलब कि जो फॉर्मेशन चाहिए वो पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए और यहाँ एक साथ एक कमजोर से फॉर्मेशन के साथ हम 10 फैंटम बीस्ट को समन नहीं कर सकते। अब तभी यहाँ पे सभी लोग शांति से बस लिली को देख रहे थे कि आखिर ये अब क्या बोलेगा। यहाँ पे तभी जो सीनियर एल्डर है वो हंसते और कहने लगते हैं कि फॉर्मेशन की चिंता तुम मत करो और फिर लिली से कहते हैं कि लिली क्या तुम मुझे अलाउ करोगे कि आज मैं तुम्हारे इस टेस्ट की निगरानी करूं, जिसमें लिली स्माइल करते हुए कहता है कि इससे बेहतर तो और कुछ भी हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे फॉर्मेशन को सेट कर दिया जाता है और तभी एक बड़े से जाइंट से पोर्टल के अंदर से एक साथ 10 फैंटम बीस्ट बाहर आते हैं और यहाँ पे लिली आते साथ ही इनका सामना करना शुरू कर देता है। अब गाइस जैसे कि मैंने बताया कि जो सीनियर एल्डर है जो कि इस वक्त इंस्पेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पर हर एक चीज को ना अपने कंट्रोल में लिए हुए थे सिवाय इन बीस्ट को। अब लिली तभी यहाँ पे वाइंड मैजिक का यूज करते हुए हवा में फ्लोट करता है। ये देखकर सभी लोग अपनी आंखें मसलने लगते हैं और कहते हैं कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये उड़ रहा है ना। ये तो असल में एक सोरिंग टेक्निक है और ये कोई रैंक 6 का मैजिक नहीं है। यहाँ पे डैनियल, जॉर्ज और जो डाउजन है सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। डैनियल का चेहरा देखने लायक था और वो कहने लगता है कि जरा देखो इसे, ये कितना कमाल का है। अब तभी डैनियल को रियलिटी हिट होती है और वो कहने लगता है कि इसका मतलब तुम लोग समझे, वो रैंक 6 का मेज नहीं बल्कि ऑलरेडी रैंक 7 का मेज है। तभी यहाँ पे लिली जो कि काफी सारे स्लैश अटैक कर रहा था इन सारे बीस्ट के ऊपर, तभी यहाँ वो उनमें से एक को ना पकड़ लेता है और सीधा उसके ऊपर जाके सवार हो जाता है। इस दौरान बाकी सारे बीस्ट उसका पीछा कर रहे थे। तभी जो लड़कियां और बाकी लोग अब तक लिली का मजाक उड़ा रहे थे ना, जब स्पेशली दाइशी मैदान से बाहर गया था तो तब ये नजारा ना इनके भी होश उड़ा देता है। तभी उसको देख कर ना काफी सारे एल्डर्स कहने लगते हैं कि बहुत ही जल्द ऐसे जीनियसेस के चलते हमारा यूलान कॉन्टिनेंट भी पावरफुल रैंक्स में गिना जाएगा। अब इस दौरान लिली को याद आता है कि जैसे बीस्ट माउंटेन रेंज में उसने अपने उस डिवाइन आर्टिफैक्ट जो कि एक फ्लेक्सिबल ब्लेड है उसका यूज करके कैसे लोगों को निपटाया था, अब एग्जैक्टली इसी मेथड को वो अपने वाइंड मैजिक के जरिए से करता है, जहाँ पर वो एक ब्लेड जैसी चीज को जैसे बनाते साथ ही ना हवा में चला देता है, जिसके चलते एग्जैक्टली वैसा ही नजारा हमारे सामने वापस से क्रिएट होता है और यहाँ पे सारे के सारे बीस्ट हवा में से बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह ना जमीन पे जा गिरते हैं। जिसके बाद फाइनल ब्लो वो अपने अर्थ मैजिक से देता है, जहाँ पे काफी बड़े बड़े जो अर्थ स्पाइक्सेस हैं उनको वो यहाँ इमर्ज कर देता है और यहाँ सबका खेल खत्म हो जाता है और एग्जैक्टली उस चट्टान के ऊपर ना लिली आके खड़ा हो जाता
जाता है। सभी लोग ये देख के दंग रह जाते हैं। तभी एक एल्डर, जैसे कि जब रियलिटी हिट होती है कि भाई टेस्ट खत्म हो चुका है और इसको एक खरोच तक नहीं आई, जितनी जल्दी ये शुरू हुआ उतनी जल्दी ये खत्म हो चुका है, तो वो कहने लगता है कि ये अभी बस 18 साल का है महज, और अगर रेडियंट चर्च को साइड में रख दिया जाए ना तो फिर जितने भी पावरफुल कॉन्टिनेंट है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर कोई ऐसे जीनियस को तो जरूर अप्रोच करना चाहेगा। अभी यहाँ पे लिनले लैंड करता है। सीनियर एल्डर बताने लगते हैं कि तुम्हारा जो टैलेंट है ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम इसके जरिए से बहुत जल्दी एक रैंक 9 के ग्रैंड मेगस बन सकते हो। और मुझे लगता है कि शायद ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है, और शायद जो मैं कह रहा हूँ ये भी कम है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास एक्सीलेंट चांस है कि तुम आगे चलकर ट्रूली सेंट लेवल तक को भी अचीव कर सको। बस तुम्हें इस वक्त किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो है टाइम। अब यहाँ पे जो डाइशी होता है ना, जब ये सारा नजारा देखता है और इतनी तारीफ के वर्ड सुनता है तो इसे काफी ज्यादा जलन होती है। तभी थोड़ी देर बाद का हम सीन देख पाते हैं और यहाँ पर वो डालिया से कहने लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। ये सुनकर वो कंफ्यूज थी और कहती है कि क्या इतनी जल्दी, जिस पे वो गुस्से के साथ मुट्ठी टाइट करता है और कहने लगता है कि हाँ, मुझे एम्पायर वापस जाना है और वहाँ पर जाकर मेरे स्किल्स के ऊपर काम करना है। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। डालिया अच्छे से जानती है कि ये सब कुछ लिनली की वजह से ही हो रहा है। तभी वो उसकी तरफ देख के स्माइल करती है और थोड़ी देर बाद लिनली भी उससे मिलने आ जाता है और उसे यहाँ पे देखते साथ ही ना डालिया इसकी तारीफ करती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कर लिया। हाँ, तुम इतने कम वक्त में ही रैंक 7 तक पहुंच चुके हो और मुझे पता नहीं कि तुमने आखिर ये सब कुछ कैसे किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पर लिनली उसके पास आता है, कहने लगता है कि जब तक तुम्हारे पास किसी को प्रोटेक्ट करने का सॉलिड रीजन हो तुम कुछ भी कर सकते हो। जिस पे डालिया कहने लगती है कि अगर मैं तुम दोनों से तुलना करूँ ना खुद को, तो मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं, मैं बहुत पीछे हूँ। ये कहते हुए वो थोड़ा दूर जाती है। तभी लिनली इससे कहने लगता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैं तो हमेशा तुम्हें एक काफी कमाल की और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की ही समझा है। मुझे पूरा पता है कि अगर तुम कोशिश करो तो तुम भी कर सकती हो। अब ये कहते हुए लिनली को एहसास होता है कि यार कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो वो कहने लगता है कि माफ करना, लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते हुए वो यहाँ से पतली गली से निकल जाता है। अब यहाँ डालिया जब ये बातों को वापस से मन में रिपीट करती है तो उसे अच्छा लगता है। अब गाइस कहानी यहाँ से बहुत आगे बढ़ जाती है, क्योंकि रेडियंट चर्च तक को भी जब ये खबर मिलती है ना तो भाई सब के सब लिनली से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जिसने की ब्लैक रॉब पहना हुआ था, वो रेडियंट चर्च के लोगों को फॉलो करते हुए एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर की लिनली और ये जो रेडियंट चर्च का पोप था ये लोग आपस में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर काफी सारे लोग थे। अब यहाँ पे गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये ब्लैक रॉब वाला और कोई नहीं बल्कि लिनली का फादर है, और मुझे 90% लग रहा है कि यार वही होगा। अब गाइस यहाँ पे ये लोग लिनली को अप्रोच करने के लिए आए थे। इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में एक वाइसर बनने की जो पोजीशन है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, और अगर आज तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। तो जो जवाब देना जरा सोच समझ के देना। अब तभी यहाँ पे जैसे ही वो ये कहते हैं ना तो यहाँ पे इनका जो बंदा था लिनली को धमकाने के लिए अपनी स्वॉर्ड को टेबल के ऊपर रखता है, लेकिन लिनली जो कि डाउजन के साथ मौजूद था वो कहने लगता है कि माफ करना, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा नया है और इतना बड़ा फैसला लेना इतनी जल्दी ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं, और इसलिए मुझे बस सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पे सभी लोग उसे घूर रहे थे। लिनली अच्छे से जानता है कि अगर उसने मना कर दिया ना तो फिर वो कभी भी इस जगह को छोड़ के जा नहीं सकता। तो यहाँ पे वो बहुत ही पोलाइटली यहाँ उनसे बात करते हुए कहने लगता है कि मेरे अंदर इतना करेज नहीं है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने सिर उठा सकूं, तो क्या आप मुझे कुछ सालों का वक्त दे सकते हैं। यहाँ पे तभी वो जो पोप था ना वो कहने लगता है कि लिनली तुम्हें सोचना होगा कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ वक्त पे ही मिलती है और वापस लौट के नहीं आती, और अगर एक बार तुम हमारे होली अलायंस का पार्ट बन जाते हो ना तो तुम्हारे पास हर वो एक चीज मौजूद होगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी फैमिली पहले से और बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करेगी। तो कुछ भी कहना है तो जरा सोच समझ के कहना। अब यहाँ पे लिनली थोड़ा चुप हो जाता है। इस दौरान माहौल काफी ज्यादा टेंस हो चुका था, क्योंकि जो नाइट्स थे ना पीछे ये अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखते हैं और धीरे धीरे लिनली के करीब आने लगते हैं। डाउजन भी ये सब कुछ देख रहा था और वो बस लिनली के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी लिनली कहता है कि लॉर्ड गुइलेर्मो, मैं असल में एक ऐसा लड़का हूँ जो कि फिनले किंगडम के एक छोटे से इलाके में पला बड़ा हूँ, और नेचुरली अगर देखा जाए तो मैं ऑलरेडी होली अलायंस का ही एक हिस्सा हूँ। तो मैं आपको एक बात की गारंटी तो दे ही सकता हूँ कि मैं कभी भी होली अलायंस को बिट्रे नहीं करूंगा। अब यहाँ पे ये सुनकर थोड़ी देर के लिए सभी लोग रुक जाते हैं और तभी लिनली यहाँ पे कहने लगता है कि बस मैं एक बार मेरे फादर की राय जानना चाहता हूँ, उन्हें भी इस बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जल्दबाजी में उनकी गैर मौजूदगी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और तब तक आप निश्चिंत रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी और फोर्स को ज्वाइन नहीं करूंगा, किसी भी फैक्शन को ज्वाइन नहीं करूंगा। अब ये सुनकर वो बंदा थोड़ी देर सोचता है और तभी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तुम्हें उनकी राय लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा और तुम अपने फादर से इस बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। अब तभी यहाँ पे सभी लोग चले जाते हैं और डाउजन कहने लगता है कि यार सच में आज का दिन तो बहुत थकाऊ था। अब तभी यहाँ पे लिनली बाकी सारे लोगों से कहने लगता है कि मेरा मैसेज पहुंचा दो कि मैं 4 ग्रेट एम्पायर्स में से किसी से भी अब और मिलना नहीं चाहता। अब तभी कमांडर उस बंदे से कहने लगता है कि एक बात बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि ये सच कह रहा है? जिस पे वो कहता है कि उम्मीद करते हैं कि ये सच ही बोल रहा हो, वरना बिना वजह लोगों की यहाँ पे जान जाएगी और मैं ये सब काम नहीं करना चाहता। अब तभी यहाँ पे डाउजन कहने लगता है कि यार लिनली तुम इतना सोच क्यों रहे हो, तुम खुद सोचो, तुम अगर एक वेशस बन गए तो कितना
कितना कमाल का होगा। लिली बताने लगता है कि मेजर पावर हाउसेस के बीच का जो कंपटीशन है ये कभी खत्म नहीं होता। अगर वो तुम्हारा यूज नहीं कर सकते ना तो फिर कभी भी वो लोग दूसरों को तुम्हारा यूज करने भी नहीं देंगे। और अगर ऐसे मौके पर मैंने जरा भी गलती की होती ना तो वो जो बंदा जो मार्कस था ना वो मुझे ऑन द स्पॉट मार देता। अब ये सुनकर तो डाउसन भी इसकी बात से एग्री करता है। अब यहाँ पे माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस हो चुका था। तभी लिली कहने लगता है कि जब तक मैं किसी दूसरे फैक्शन दूसरे फोर्स को ज्वाइन नहीं करता तब तक मैं सेफ हूँ, इतना मैं जानता हूँ। डाउसन उससे कहता है कि मेरे भाई मुझे कुछ भी यकीन है। तभी डैनियल कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए ही नहीं था तो फिर ये न्यूज क्यों फैलाई कि तुम्हें रैंक 7 के डुअल एलिमेंट मेज हो। हाँ, जिस पर लिली कहता है कि ताकि मैं उस वॉर ब्लेड स्लॉटर को ढूंढ पाऊँ जिसके जरिए से मैं बारूज क्लैन को भी रिस्टोर कर पाऊँ और जितना जल्दी ये हो सकेगा उतना ही बेहतर है। इसीलिए मैंने ये न्यूज फैलाया और पब्लिकली ऐसे अनाउंस करना ना ये सबसे फास्टेस्ट वे है। अब तभी उसकी ये बात सुनकर डाउसन उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहने लगता है कि देख मेरे भाई मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, लेकिन इस कॉन्टिनेंट की जो 3 मेजर ट्रेडिंग यूनियंस है ना उनमें से एक डाउसन कॉन्ग्लोमेरेट है, यानी कि हमारा यूनियन जो कि मेरी फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमें ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ देखो मैं तुमसे ज्यादा प्रॉमिस तो नहीं कर सकता लेकिन हाँ 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स तो हर साल तुम्हें पक्का मिलेंगे। यहाँ पे जैसे डैनियल ये सुनता है वो कहने लगता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? तभी जॉर्ज भी कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कंसीडर करना चाहिए क्योंकि हर साल 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स डाउसन कॉन्ग्लोमेरेट ही कर सकता है। अब ये सुनकर लिली थोड़ा झिझकने लगता है जिसपे जो डाउसन है वो हंसते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा चाहती थी कि मैं तुम्हें हमारे साथ रिक्रूट करूं और मैं जानता हूँ तुम्हारा दोस्त होने के नाते, तुम्हारा भाई होने के नाते कि तुम्हारे अपने प्लान्स हैं। तुम मेरे भाई जैसे हो यार, तो मैं तुम्हें फोर्स कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो, तुम्हें पूरी आजादी है। तभी 3 दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैरिज में सवार होकर लिली और जो डाउसन है दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं क्योंकि इन्हें जो वॉर ब्लेड स्लॉटर है उसके बारे में इन्हें खबर मिल चुकी थी। और यहाँ पे डाउसन यही कह रहा था कि यार तुम्हारा प्लान तो बड़ा कमाल का निकला, लोगों को बस पता क्या चला कि तुम रैंक 7 के डुअल एलिमेंट मेज हो और तभी देखो वॉर ब्लेड्स की वो जो खबर है वो बाहर आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि तुमने एक्सपेक्ट किया था। अब लिली कहने लगता है कि आखिर तुम कितना ज्यादा श्योर हो कि तुम उसे वाई कर सकते हो। जिसमें डाउसन भाई क्या कमाल की लाइन कहता है, वो कहने लगता है कि जब तक वो लोग बेचने के लिए तैयार है तो प्राइस कोई भी हो मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन जो लूकस क्लैन का हेड है ना वो 1 नंबर का बेवकूफ और अड़ियल इंसान है, उससे डील करना ना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है और उसके लिए ये पैसा और जायदाद ये सब कुछ कोई मैटर ही नहीं कर सकता। तो समझ रहे हो ना, उसके साथ हमें डील थोड़ा अलग तरीके से करना होगा। अगर यहाँ पे बेबी को कुछ फील होता है और तभी पलक झपकते इनके सारे सिपाहियों को कोई मार गिराता है और तभी यहाँ पे लिली समझ आता है कि कोई है जो कि इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद लिली और यहाँ पे डाउसन को आवाज दिया जाता है, इन्हें कैरेज से उतरने को कहा जाता है और जैसे ये लोग उतरते हैं ना इनके सामने 3 नकाबपोश आ जाते हैं और इनमें से 2 बंदे इन दोनों को घेर लेते हैं। अब यहाँ पे डाउसन कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैरेज के ऊपर हमला करने की, बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी यहाँ पर उसके ऊपर हमला करके उसे वहीं पे बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ पे बिगड़ते हुए माहौल को देख करना लिली यहाँ पे सरेंडर कर देता है और तभी ये लोग कहने लगते हैं कि माफ करना यंग मास्टर, हम बस यहाँ पे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बस हमें तो तुमसे कुछ बातचीत करनी है, बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमारे साथ चलो। अब लिली कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम लोग मेरे भाई को कुछ भी नहीं करोगे, समझे? जिसमें मेन वाला बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स हम कुछ नहीं करेंगे। उस पर लिली मान जाता है और वो इनके साथ यहाँ से दूर चला जाता है। और गाइस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।